नमस्कार। आज हम उतर रहे हैं परमाणु के बिल्कुल केंद्र में, उसके नाभिक मतलब न्यूक्लियस की दुनिया में। ये वो जगह है जहां तत्व की असली पहचान छुपी होती है ना। हाँ बिल्कुल। हम समझेंगे कि ये परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A आखिर हैं क्या, और कैसे ये नाभिक के कैरेक्टर को तय करते हैं। हाँ बिल्कुल, जेड और ए ही तो उसकी कुंडली है एक तरह से। सही कहा। और फिर देखेंगे कि इन नंबर्स के आधार पर जो अलग अलग नाभिक होते हैं जिन्हें न्यूक्लाइड्स कहते हैं, हाँ, न्यूक्लाइड्स। वो आपस में कैसे जुड़े हैं। मतलब आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये सिर्फ नाम नहीं है। नहीं, ये रिश्तों की कहानी है। हाँ, ये नाभिकों के बीच के दिलचस्प रिश्तों की कहानी कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसका इस्तेमाल करके हमारा मिशन है कि इन बेसिक लेकिन बहुत जरूरी चीजों को न सिर्फ समझें बल्कि उनके पीछे का मतलब और उनके आपसी कनेक्शन को भी उजागर करें। बिल्कुल, एक गहराई से समझने की कोशिश। हाँ, ये परमाणु संरचना को गहराई से जानने का एक सफर होगा। अच्छा, कभी सोचा है कि एक ही तत्व जैसे हाइड्रोजन ही ले लें, उसके परमाणु अलग अलग वजन के कैसे हो सकते हैं? ये आम सवाल है। या फिर कैसे दो बिल्कुल अलग दिखने वाले तत्व, मान लीजिए कार्बन और नाइट्रोजन, उनके नाभिकों में कुछ अजीब सी मतलब आश्चर्यजनक समानता हो सकती है। हाँ, ये पहेलियां दिलचस्प है। चलिए, तो आज नाभिक की इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक पहचान से, परमाणु संख्या, जिसे हम जी से दिखाते हैं। ये क्या है? देखिए, Z बहुत सीधा है। ये बस नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं उनकी गिनती है। अच्छा, सिर्फ प्रोटॉनों की गिनती? हाँ। और यही गिनती तय करती है कि भाई हम किस तत्व की बात कर रहे हैं। Z=1 मतलब हाइड्रोजन, Z=6 हुआ तो कार्बन, Z=79 मतलब सोना। बिल्कुल, ये तत्व की यूनिक आईडी है, उसकी पहचान। हाँ, पहचान। एक और बात, अगर परमाणु न्यूट्रल है मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, हाँ, तो जितने प्रोटॉन नाभिक में होंगे ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे ना। सही। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर। इसे लिखने का तरीका भी है। तत्व के सिंबल के नीचे बाईं तरफ लिखते हैं, जैसे कार्बन 12 के लिए लिखते हैं 12(6)C, तो यहाँ Z=6 हो गया। हाँ, सबस्क्रिप्ट में। और इस Z का महत्व सिर्फ गिनती का नहीं है, एक ऐतिहासिक पहलू भी है इसका। अच्छा, क्या? 1913 में हेनरी मोजले ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह साबित किया कि परमाणु संख्या Z मतलब प्रोटॉनों की संख्या, वो परमाणु द्रव्यमान से ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी तत्व की। ओहो, ज्यादा मौलिक गुण, वजन से भी ज्यादा। हाँ, उन्होंने दिखाया कि तत्वों से निकलने वाली एक्सरे की फ्रीक्वेंसी सीधे Z पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पर नहीं। इसी से पीरियोडिक टेबल को भी एक ज्यादा लॉजिकल बेस मिला। अरे वाह, मतलब पहचान का आधार वजन से हटकर नाभिक के चार्ज यानी प्रोटॉनों की संख्या पर चला गया। ये तो वाकई सोच में एक बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। न्यूट्रॉन, मान लीजिए इनकी संख्या N है। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या A बस इन दोनों का जोड़ है। A=Z+N। ओके, A=Z+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाँ, और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हमें किसी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या N पता करनी हो तो हमें बस उसकी द्रव्यमान संख्या A में से परमाणु संख्या Z घटानी होगी। N=A-Z। ये सिंपल सा गणित हमें नाभिक की बनावट समझने में मदद करता है। अच्छा, तो N=AZ, ठीक है, समझ गया। और इसे लिखने का तरीका है तत्व के सिंबल के ऊपर बाईं ओर, जैसे 12(6)C में A 12 है। हाँ, सुपरस्क्रिप्ट में। तो सिंबल के बाईं ओर नीचे Z पहचान और ऊपर A वजन का अंदाजा। सही? बिल्कुल सही। अब यहाँ एक शब्द आया था न्यूक्लाइड, इसे थोड़ा और समझाएंगी? हाँ, न्यूक्लाइड जरूरी शब्द है। ये किसी भी तरह के परमाणु के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी पहचान उसके नाभिक की बनावट से होती है। मतलब उसमें कितने प्रोटॉन Z और कितने न्यूट्रॉन N हैं, उसकी खास संख्या से। तो जैसे 12(6)C एक न्यूक्लाइड है, 14(6)C एक दूसरा न्यूक्लाइड है और 14(7)N एक तीसरा न्यूक्लाइड है। हर खास ZN का कॉम्बिनेशन एक अलग न्यूक्लाइड हुआ। अच्छा, तो हर स्पेसिफिक Z और N वाला नाभिक एक न्यूक्लाइड है। हाँ, और द्रव्यमान से जुड़ी एक और दिलचस्प बात बताती हूँ। बताइए। परमाणु का लगभग सारा वजन, मतलब 99.9% से भी ज्यादा, उसके बहुत ही छोटे से नाभिक में ही होता है। सच में? इतना ज्यादा? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वजन है
वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मुकाबले लगभग 1800 गुना कम होता है, मतलब न के बराबर। ओह, इसलिए द्रव्यमान संख्या A हमें परमाणु के कुल वजन का काफी अच्छा अंदाजा दे देती है। इस वजन को नापने के लिए हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई या शॉर्ट में U। एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। परिभाषा के हिसाब से कार्बन 12 C12 परमाणु के वजन का ठीक 1/12 हिस्सा एक U कहलाता है। और मोटे तौर पर देखें तो किसी परमाणु का वजन U में उसकी द्रव्यमान संख्या A के लगभग बराबर ही होता है। अच्छा, तो A एक तरह से परमाणु के वजन का पूर्णांक वाला नजदीकी मान है U में। ठीक है, तो Z और A नाभिक के बेसिक परिचय पत्र हो गए, और हर खास Z, N वाला नाभिक एक न्यूक्लाइड है। अब देखते हैं न्यूक्लाइड्स के बीच के रिश्ते। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप्स की। आपने कहा था समान Z वाले। हाँ, आइसोटोप्स मतलब समान तत्व। तो इसका मतलब उनके केमिकल गुण तो एक जैसे ही होने चाहिए ना, क्योंकि वो तो बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करते हैं जो Z पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, यानी उनका Z समान होता है, लेकिन उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या N अलग-अलग होती है। Z सेम, N अलग। हाँ, और क्योंकि प्रोटॉन संख्या Z समान है, तो उनके इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समान होता है। इसी वजह से उनके रासायनिक गुण लगभग एक जैसे होते हैं। इसीलिए उन्हें पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर रखा जाता है। आइसो मतलब समान, टोपोस मतलब स्थान। अच्छा, समान स्थान वाले। हाँ, लेकिन क्योंकि न्यूट्रॉन संख्या अलग है, तो उनकी द्रव्यमान संख्या A = Z+N अलग हो जाती है। अच्छा, तो ये एक ही तत्व के अलग अलग वर्जन हो गए, या कहें अलग अलग वजन वाले रूप हो गए। कोई उदाहरण देंगे तो बात और साफ होगी। बिल्कुल, कार्बन का उदाहरण सबसे आम है। प्रकृति में कार्बन के मुख्य रूप से 3 आइसोटोप मिलते हैं, कार्बन 12 12(6C), कार्बन 13 13(6C) और कार्बन 14 14(6C). C12, C13, C14। हाँ, तीनों में Z = 6 है, मतलब 6 प्रोटॉन। इसीलिए ये सब कार्बन है, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन है 6, 7 और 8। N = 6, N = 7, N = 8। इसीलिए इनकी द्रव्यमान संख्या 12, 13 और 14 है। समझ गया। इसी तरह हाइड्रोजन के 3 जाने माने आइसोटोप हैं। एक है प्रोटियम 1H1, जिसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं, N = 0। आम हाइड्रोजन। हाँ, फिर है ड्यूटेरियम 21H, जिसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, N = 1। और तीसरा है ट्रिटियम 31H, जिसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, N = 2। ये ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है। अच्छा, ये तीनों हाइड्रोजन ही हैं, पर वजन अलग अलग। यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो वहां तत्वों का एटॉमिक मास लिखा होता है, जैसे कार्बन का 12.011 U या क्लोरीन का 35.45 U। ये तो किसी एक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या, जो पूर्णांक होती है, नहीं लगती। ये पॉइंट्स में क्यों होती है? ये बहुत अच्छा और लॉजिकल सवाल है। इसका जवाब छिपा है आइसोटोपों की नेचुरल एबंडेंस में, मतलब प्रकृति में वो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, देखिए, ज्यादातर तत्व प्रकृति में अपने कई आइसोटोपों के मिक्सचर के रूप में पाए जाते हैं। हर आइसोटोप प्रकृति में एक फिक्स्ड परसेंटेज में मौजूद होता है। तो पीरियोडिक टेबल में जो मास दिया होता है, वो असल में औसत परमाणु द्रव्यमान होता है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज मतलब औसत निकाल लेते हैं। हाँ, लेकिन सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज। भारित औसत। ये औसत तत्व के सभी नेचुरली मिलने वाले स्थिर आइसोटोपों के द्रव्यमान का वेटेड एवरेज होता है, जहां वेट उनकी रिलेटिव अबंडेंस, मतलब वो कितने प्रतिशत में मिलते हैं, वो होती है। ओके, वेटेड एवरेज। क्लोरीन का उदाहरण लीजिए। प्रकृति में क्लोरीन के 2 मुख्य आइसोटोप हैं, क्लोरीन 3517Cl, जिसका वजन लगभग 35 U है, और क्लोरीन 3717Cl, वजन लगभग 37 U। Cl35 और Cl37। हाँ, और प्रकृति में मिलने वाला क्लोरीन लगभग 75.77% क्लोरीन 35 और 24.23% क्लोरीन 37 का मिक्सचर होता है। तो जब हम इन वजनों का उनकी परसेंटेज के हिसाब से वेटेड एवरेज निकालते हैं, 0.7577 × 35 प्लस 0.2423 × 37,
तो हमें करीब 35.45 U मिलता है। अच्छा, तो पीरियोडिक टेबल वाला मास असल हाँ। में एक औसत वजन है जो प्रकृति में मिलने वाला मिक्सचर का प्रतिनिधित्व करता है। अब समझा। बिल्कुल। अच्छा, अब आइसोटोप्स की बात थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। लगभग क्यों? क्या थोड़ा बहुत अंतर होता है? और क्या इस छोटे से अंतर का कोई महत्व है? हाँ, लगभग इसलिए कहा क्योंकि वजन में अंतर होने की वजह से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में और कभी-कभी केमिकल रिएक्शन की स्पीड में, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत हल्का सा फर्क आ सकता है। रिएक्शन की स्पीड में भी? हाँ, इसे काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। जो भारी आइसोटोप वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो अक्सर थोड़ी धीमी गति से रिएक्ट करते हैं। ये अंतर बहुत छोटे होते हैं पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में इनका महत्व हो सकता है। अच्छा। और क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत समान होती हैं, आइसोटोप्स को एक दूसरे से अलग करना मुश्किल होता है, पर नामुमकिन नहीं। इसके लिए वजन पर आधारित तकनीकें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री या सेंट्रीफ्यूज। और महत्व की बात? हाँ, महत्व तो बहुत है। कार्बन 14 का ही उदाहरण लीजिए। मैंने बताया था ये रेडियोधर्मी है। ये एक फिक्स्ड रेट से खत्म होता जाता है, मतलब डीके होता है। जब तक कोई जीव जिंदा है वो पर्यावरण से कार्बन लेता रहता है, जिसमें 14C का एक निश्चित अनुपात होता है, पर मरने के बाद वो कार्बन लेना बंद कर देता है। हाँ, बिल्कुल। और उसके शरीर में जो 14C पहले से मौजूद है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसकी बची हुई मात्रा को मापकर वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जीव की मौत कब हुई थी। यही है कार्बन डेटिंग का आधार। अरे हाँ, कार्बन डेटिंग, ये तो बहुत सुना है। पुरातत्व में इस्तेमाल होता है? हाँ, पुरातत्व और जीवाश्म विज्ञान में इसने क्रांति ला दी। समझ गया। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके गहरे प्रैक्टिकल यूज भी हैं, खासकर कार्बन डेटिंग जैसा महत्वपूर्ण एप्लीकेशन। चलिए अब आइसोटोप समान Z से आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि एक ही तत्व के अलग अलग वजन हो सकते हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का वजन यानी द्रव्यमान संख्या A एक जैसी हो? यही आइसोबार की बात आती है ना? बिल्कुल। आइसोबार, आइसो मतलब समान, बारोज मतलब वजन। ये ऐसे परमाणु होते हैं जो अलग अलग तत्वों के होते हैं, यानी उनकी परमाणु संख्या Z अलग होती है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या A समान होती है। अच्छा, Z अलग पर A सेम। हाँ, और क्योंकि Z अलग है तो वो अलग अलग तत्व है। उनके रासायनिक गुण पूरी तरह से अलग होते हैं और वो पीरियोडिक टेबल में भी अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। मतलब वजन संख्या A तो एक, पर अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हिसाब अलग, Z और N दोनों अलग, इसीलिए पहचान तत्व भी अलग। कोई उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे हमने पहले कार्बन 14 6C का जिक्र किया था ना। हाँ। उसका एक आइसोबार है नाइट्रोजन 14 7N। दोनों की द्रव्यमान संख्या A = 14 है। अच्छा, C14 और N14 दोनों का A = 14। हाँ, लेकिन कार्बन में Z = 6 है, 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, जबकि नाइट्रोजन में Z = 7 है, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। आप देख सकती हैं A समान है, लेकिन Z और N दोनों अलग हैं। दिलचस्प। एक और उदाहरण है आर्गन 40 4018 AR, पोटेशियम 40 4019 K और कैल्शियम 40 4020 CA। इन तीनों की द्रव्यमान संख्या A = 40 है। 40 40 40। हाँ, लेकिन ये तीन अलग अलग तत्व हैं, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, जिनके Z हैं 18 19 और 20। और न्यूट्रॉन संख्या N भी अलग है, 22 21 और 20। ये दिलचस्प है कि प्रकृति में ऐसे संयोग भी मौजूद हैं। हमने प्रोटॉन समान आइसोटोप और द्रव्यमान संख्या समान आइसोबार वाले नाभिक देख लिया। अब क्या बचा? शायद न्यूट्रॉन की संख्या। क्या ऐसे भी नाभिक हैं जिनमें सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, बाकी सब अलग? एकदम सही पकड़ा। ऐसे नाभिकों को आइसोटोन कहते हैं। आइसो मतलब समान, टोनुस यहाँ न्यूट्रॉन के संदर्भ में लिया गया है। आइसोटोन भी अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, मतलब Z अलग होता है और उनकी द्रव्यमान संख्या A भी अलग होती है। Z भी अलग, A भी अलग। हाँ, इनमें समानता सिर्फ एक चीज में होती है, उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या N समान होती है। तो यहाँ कॉमन फैक्टर सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या है। उदाहरण के बिना बात अधूरी रहेगी। बिल्कुल, उदाहरण देखते हैं। बोरॉन 11 5B और कार्बन 12 6C। बोरॉन 11 और कार्बन 12। हाँ,
बोरॉन 11 में न्यूट्रॉन कितने हुए? NaZ equals to 11 5 equals to 6. 6। और कार्बन 12 में N is equals to 12 6 equals to 6. यहाँ भी 6। हाँ, दोनों में 6 न्यूट्रॉन हैं। तो ये आइसोटोन का एक जोड़ा हो गया। भले ही ये दो अलग तत्व हैं, बोरॉन और कार्बन, और इनकी द्रव्यमान संख्या 11 और 12 भी अलग है। वाह। एक और उदाहरण देती हूँ। सोडियम 23 2311 Na और मैग्नीशियम 24 2412 Mg। Na23 और Mg24। सोडियम 23 में N equals to 2311 equals to 12 न्यूट्रॉन, मैग्नीशियम 24 में N equals to 24 12 equals to 12 न्यूट्रॉन। यहाँ भी N equals to 12 समान है, तो ये भी आइसोटोन है। अच्छा। एक और देख लें, सिलिकॉन 30 3014 Si और फॉस्फोरस 31 3115 P। सिलिकॉन 30 में N equals to 13 14 equals to 16 न्यूट्रॉन, फॉस्फोरस 31 में N equals to 31 15 equals to 16 न्यूट्रॉन। तो ये भी आइसोटोन हुए। बहुत खूब। तो हमने नाभिकों के बीच 3 मुख्य तरह के रिश्ते देखे जो Z, A और N पर आधारित हैं। एक बार जल्दी से दोहराता हूं। आइसोटोप, Z समान, तत्व समान, N और A अलग। सही। आइसोबार, A समान, द्रव्यमान संख्या समान, Z और N अलग, तत्व अलग। बिल्कुल। और आइसोटोन, N समान, न्यूट्रॉन संख्या समान, Z और A अलग, तत्व अलग। एकदम सही सारांश है। और इन कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए ही नहीं, बल्कि साइंस की कई ब्रांचों के लिए जरूरी है। जैसे? देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स तो पूरी तरह से नाभिक की बनावट और उसके व्यवहार पर ही आधारित है। केमिस्ट्री में आइसोटोपों का बिहेवियर, जैसे मैंने काइनेटिक इफेक्ट बताया, या उनको ट्रेसर के रूप में इस्तेमाल करना, ये सब महत्वपूर्ण है। हाँ, ट्रेसर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, रेडियोधर्मिता और उसके एप्लीकेशंस जैसे मेडिकल इमेजिंग में पेट स्कैन वगैरह में रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल होता है, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन में न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सब इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पर टिके हैं। ये हमें सिखाते हैं कि एटॉमिक लेवल पर कितनी अद्भुत विविधता है, लेकिन साथ ही उसमें गहरी व्यवस्था और नियम भी काम कर रहे हैं। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने परमाणु नाभिक के कुछ बुनियादी मगर बहुत अहम पहलुओं को समझा। परमाणु संख्या Z, जो तत्व की पहचान है, द्रव्यमान संख्या A, जो वजन का सूचक है, और न्यूक्लाइड्स के बीच के रिश्ते आइसोटोप समान Z, आइसोबार्स समान A और आइसोटोन समान N। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़कर जा रही हूँ जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हाँ, जरूर। हमने देखा कि नाभिक अलग अलग Z और N के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिन्हें हम आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन में बांटते हैं। पर क्या ये सभी कॉम्बिनेशन एक जैसे स्टेबल होते हैं? क्या वो हमेशा वैसे ही बने रहते हैं? अच्छा सवाल है। क्या कुछ ज्यादा स्थिर होते हैं, कुछ कम? हाँ, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का कोई खास अनुपात या कॉम्बिनेशन है जो नाभिक को ज्यादा स्थायित्व, मतलब स्टेबिलिटी देता है? और जो नाभिक स्थिर नहीं होते, उनका क्या होता है? वो कैसे बदलते हैं? वो बदलते हैं, मतलब डीके होता है, जैसा कार्बन 14 में। बिल्कुल। ये नाभिकीय स्थिरता या न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा और आकर्षक क्षेत्र है, जो सीधे तौर पर Z और N के इन्हीं कॉम्बिनेशन से जुड़ा है और रेडियोधर्मिता की चाबी है। प्रकृति किन नाभिकों को पसंद करती है और क्यों, ये सवाल हमें नाभिक की दुनिया की और भी गहरी समझ की ओर ले जाता है। वाकई सोचने वाली बात है कि कौन से नाभिक टिके रहते हैं और कौन से बदल जाते हैं, और क्यों। उम्मीद है नाभिक की इस गहरी खोज में सबको मजा आया होगा और परमाणु की दुनिया को समझने का एक नया नजरिया मिला होगा। उम्मीद तो यही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। नमस्ते।